अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। कल पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत अहम दिन है। कल दो वाक़यात होने जा रहे हैं। पहला तो ये कि इमरान खान साहब की नैब में पेशी है और खान साहब का बयानिया आज भी वही है कि उनको 80% से ज़्यादा उम्मीद यही है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरी बहुत सख्त परेशान हैं और कल हमें पता चलेगा कि कितने टक्कर के लोग और कितने हकीकी आज़ादी के ख्वाहां उनके कॉन्वॉय के साथ अदालत जाएंगे और उनकी अरेस्ट जो कि उन्होंने पहले से परसीव की हुई है, खुदा जाने वो होनी है कि नहीं होनी है, लेकिन उसको रोकने के लिए वो उनके साथ जाएंगे। दूसरी अहम चीज़ जो एक सो मोटो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पंजाब और केपीके के इलेक्शन को लेकर, वो 8 दिन बाद की जो तारीख थी वो कल मंगल है और कल वो हियरिंग भी होगी। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या फैसले करते हैं, किस रुख को अदालत की हियरिंग जाती है, ये बहुत अहम होगा और बहुत इसको ऑब्जर्व करेगा इंटरनेशनल मीडिया भी। एक 3 रुकनी बेंच बनाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और वो 3 रुकनी बेंच फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है बेसिकली। इसकी लीगल हैसियत क्या है ये तो हम अहमद से पूछेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा इसको लीड कर रहे हैं। बेसिकली इनका काम यह है कि जो 8 ऑडियो लीक्स हैं उनका वो फोरेंसिक करवाएंगे और उसके ऊपर वो मज़ीद फैक्ट्स तलाश करेंगे, लेकिन वो सज़ा और जज़ा उसमें नहीं देंगे। चलते हैं अहमद के पास और उनसे डिटेल्स पूछते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, जो हुकूमत ने कमीशन बनाया था 3 रुकनी, जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा हेड कर रहे हैं और जस्टिस आमिर फारूक भी उसमें हैं, और उसका काम है कि वो फैक्ट फाइंडिंग करेगा और ये बताएगा कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं क्या सलासल हैं, क्यों आ रही हैं, क्या है, क्यों का तो शायद जवाब ना दे, लेकिन क्या लिंकेज निकलता है। और जो अभी तक की सिचुएशन है उससे लग ये रहा है कि ये हुकूमत जो है कोई ऐसी चीज़ निकाल के देंगे जिससे हुकूमत को फ़ायदा होगा और हुकूमत किसी न किसी, चूँकि वो जजेस के हवाले से आया तो किसी न किसी ऐसे जज के ऊपर इल्ज़ाम धर देगी जिसको फिर बाद में उसके खिलाफ वो रेफरेंस के तौर पर फाइल करेंगे। और चूँकि जुडिशल इंक्वायरी है तो उसका कोई ना कोई वेट तो होगा, और उस वेट के बाद से फिर चूँकि हुकूमत की तरफ से जो पहले जा रहे थे जितने रेफरेंस, उनकी वो इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन अब ये जो रेफरेंस होगा इसकी लीगल इम्पोर्टेंस इसलिए होगी कि इसमें चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस शामिल हैं, तो इसलिए फिर इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अर्ज करने का मकसद ये है कि हुकूमत ने एक ऐसी चाल चली है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग चाल है और बड़ी इम्पैक्टफुल हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आज इस जो तश्कील है इस कह लें कि कमीशन की, उसको खान साहब ने पीटीआई ने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग रखेगी तो हो सकता है कि फिर उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन भी दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो डिसीजन देना है, इस कमीशन ने तो कोई डिसीजन नहीं देना, इस कमीशन ने तो फैक्ट फाइंडिंग करनी है। लेकिन अगर वो कोई डिसीजन दे देते हैं, क्योंकि इसकी टाइमिंग ऐसी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को आपस में लड़ाने वाली, बाइफरकेट करवाने वाली, और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि एक सहाफ़ी ने जो बड़े नून लीग के बहुत ज़्यादा कहने के करीब हैं, तो उन्होंने एक खबर भी चला दी कि सोटियों से और डांग सोटा और हाथों से लड़ाई हो गई है सुप्रीम काजी फाइज ईसा की, या 2 ऐसे जजेस की, जो काजी फाइज ईसा की और शायद चीफ जस्टिस की, ऐसी करके उन्होंने ये खबर भी चला दी। तो हुकूमत की तो ख्वाहिश है कि किसी तरीके से कोई ऐसा डांग सोटा हो जिससे उनको फ़ायदा हो और वो फिर चीफ जस्टिस से जान छुड़ाएं।
हुकूमत ने पूरी कोशिश कर ली है कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके कि इस चीफ जस्टिस को हटाएं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। हर हफ्ते एक नया जो है वो प्लान तैयार करके वो ले आते हैं और फिर उसका सारा का सारा मुद्दा ओनस सुप्रीम कोर्ट पे डाल देते हैं कि ये अब उसको उससे बचे, और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को जो है उसके खिलाफ कोई ना कोई लीगल डिसीजन देना पड़ता है, जिस पे फिर बातें शुरू हो जाती हैं कि ये बायस्ड हैं और ये हुआ। लेकिन बहरहाल हुकूमत अपने काम पे तुली हुई है कि किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को फुल तरीके से डंट करे और नुकसान पहुंचाए। अहमद, सुना है कि पीटीआई ने दो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशंस फाइल की हैं, एक तो ये 3 रुकनी बेंच को लेकर, इसकी लीगैलिटी को लेकर, और दूसरा उन्होंने ये केस पुट अप किया है कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको आर्मी एक्ट के तहत ना चार्ज किया जाए। इसके बारे में वकला क्या सोचते हैं और इसकी टेक्निकल हैसियत क्या है और इसके क्या मुमकिनात हो सकते हैं? जी अहमद जी, जहां इमरान खान ने या पीटीआई ने, सॉरी खान साहब ने नहीं, लेकिन पीटीआई ने जो कमीशन की तश्कील है जो ऑडियो लीक्स की फैक्ट फाइंडिंग कर रहा है उसकी अपील फाइल की है। उसके साथ साथ उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने तोड़फोड़ की थी उसको भी चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। अब ये दो ऐसी अहम चीज़ें चैलेंज हुई हैं पीटीआई की तरफ से जो बड़ा अहम इस वक्त डिसीजन मेकिंग रखती हैं। एक चीज़ जिस पे बार बार आर्मी चीफ एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो लोग आर्मी के घरों में रहते हैं, छोनियों में हैं, उनके ऊपर अटैक्स जो हैं वो कह लें कि वो बहुत अनसेफ माहौल क्रिएट कर देते हैं कैंट्स के अंदर। ये आम राय पाई जाती है कि जो फौजी बाहर लड़ने गया हुआ उसको घर, अगर उसको ये फिक्र होगी बॉर्डर के ऊपर कि पीछे मेरे घर में क्या हो रहा है, तो वो कहाँ कह लें कि अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में रह पाएगा या काम कर पाएगा। तो इसी तरीके से ये वाला जो इशू है ये भी चैलेंज हो गया है। अब क्या स्ट्रेटजीज पे आती है, क्या डिसीजन आता है ये, क्योंकि इत्तेजाद अहसन और कुछ वकला जो हैं उसको अपोज कर रहे हैं, वो ये कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ना लेके जाया जाए। कुछ जो तबका है वो कह रहा है कि नहीं, इसको ज़रूर लेके जाएं और इनको ट्रायल करें ताकि आइंदा से जो है कोई भी इस तरीके से आके अटैक न करे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इत्तेजाद अहसन साहब ने इस पर बड़ी अहम आज सवालात उठाए। अभी वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात ये कही कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने साथ साथ ये बताया है कि फलां मिनट पे ये हुआ, 6:10 पे ये हुआ, 6:15 पे ये हुआ, 6:30 पे ये हुआ, 6:40 पे ये हुआ। उन्होंने कहा अगर वो बैठे टाइम नोट कर रहे थे तो क्या वो ये देख नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है, और अगर वो देख रहे थे तो फिर उस वक्त उनको उनकी पुलिस क्या कर रही थी। तो उस पर अहमद मीर साहब ने कहा कि जी वो पुलिस को ऑर्डर था गोली न चलाएं। वो गोली ना चलाएं लेकिन डांग सोटे से तो रोक सकते थे, जना उसमें एंट्री को तो रोक सकते थे, लेकिन पुलिस ने भी ये नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि जितने तोड़ फोड़ करने वाले जितनी उनकी गफलत है उतनी ही गफलत पुलिस की भी है। तो इस चीज़ को बड़ा देखने की ज़रूरत है कि कैंट एरिया में कोई ऐसे घुस के घरों में घुस जाए, उस पर फौजी प्लस पुलिस दोनों जो हैं जो वहाँ पे मामूर हैं उनको चाहिए कि उनको रोकें। ये तरीका जो है वो मुनासिब नहीं है, आइंदा से ये नहीं होना चाहिए। मैं इस पर तो मैं एग्री करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, इसको किसी भी तरीके से आप रोकें ताकि आइंदा से ऐसे लोग ना घुसें, किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं घुसें। आर्मी की बात नहीं है, कोई आजकल तो कॉलोनियाँ बन गई हैं और कई सोसाइटियाँ हैं, कोई वकला की सोसाइटियाँ हैं, कोई पुलिस की सोसाइटियाँ, तो हर सोसाइटी में हर एक को सेफ्टी फराहम होनी चाहिए। कोई भी बंदा काम पे गया है तो उसके पीछे घर में कुछ भी हो जाए ये मुनासिब बात नहीं। हर एक को सेफ्टी फराहम करना स्टेट की जिम्मेदारी है। जी रान साहब, आज चौधरी वजाहत ने अपने बच्चों को साथ बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने चौधरी शुजात साहब पीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू में वापस जाने का ऐलान किया और पीटीआई को उन्होंने खैरबाद किया। वो परवेज इलाही साहब के साथ पीटीआई में आ गए थे, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने अपनी वापसी का ऐलान किया और काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही ने भी फिर एक प्रोग्राम में इंटरव्यू में कहा कि वो इमरान खान के साथ हैं और उनका बेटा मोनस भी उनके साथ है और वो दीवार की तरह खड़े हैं और वो उनके बहुत लॉयल हैं। और एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर ने चौधरी
شجاعت سے بھی ملاقات کی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی. خواتین و حضرات, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات انسان تب کرتا ہے جب اسے الیکشن قریب نظر آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر اس کو الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ ابھی ان چیزوں کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے رکھتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان الیکشن نہ کروانے کی سزا بھی وزیر اعظم کو دے سکتے ہیں. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ چھائی رہی آج سارا دن خبروں پر, اس کی کیا ٹیک ہے؟ جی احمد. جی رانا صاحب, آج چودھری وجاہت جو چودھری شجاعت کے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی. وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. لازمی بات ہے, پی ایم ایل کیو اس وقت ایک سینٹر سٹیج ہے, ایک سینٹر فوکس کہہ لیں ضرور ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب اس وقت صدر ہیں پی ٹی آئی کے, اور پرویز الہی صاحب کو خان صاحب نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو دیں. ٹھیک ہے, اب اس سچویشن میں خان صاحب جو ہیں, چودھری وجاہت نے اعلان کیا کہ وہ تو پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. اب چودھری شجاعت ہیں گورنمنٹ پی ڈی ایم کے ساتھ, چودھری وجاہت جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں, واپس پی ایم ایل کیو میں جا رہے ہیں, اور چودھری پرویز الہی کا شام کو ایک اور بیان آ گیا, میں خان صاحب کے ساتھ, وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے. اسی آج کل میں ہی ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات کی. 5 سیٹیں تھیں پی ایم ایل کیو کی, قومی اسمبلی کی, تو 5 سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ وہاں نہیں کھڑا ہوگا اور نون لیگ کے اگینسٹ پی ایم ایل کیو جو اپنی کینڈیڈیٹ کھڑی نہیں کرے گی. تو پی ایم ایل کیو نے میرا خیال ہے کہ حامی بھری ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے نون لیگ کے ساتھ, تو پی ڈی ایم کے ساتھ. تو اب یہ جو ہے ایک اہم فیکٹر ہے کہ یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے کتنا فائدہ دے پاتی ہے. اب تو الیکشن رزلٹ آنے پہ ہے, لیکن آج پی ایم ایل کیو سینٹر آف ڈسکشن رہی, ایک تو پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے چودھری شجاعت کے, اور پھر اس کے بعد جب پرویز الہی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, اور پھر اگین یہ والی جو پرائم منسٹر کی ملاقات کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. اس سے نظر یہ آ رہا ہے, اس سارے سینیریو سے میں نے جو دوسری چیز انفر کی ہے کہ جو یہ بات ہو رہی تھی کہ اب الیکشن نہیں ہونے جا رہے اور پوسٹ پون ہونے کا توقع ہے, وہ اب جو ہے شاید سینیریو نہیں ہے, اب الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ مختلف محکموں کو لیٹر لکھ چکی ہے الیکشن کمیشن, اور ان سے بندے مانگ لی ہیں. تو اسی لیے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سچویشن ہے کہ اب پارٹیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب الیکشن جو ہے وہ رکنے والے نہیں ہیں. اگست میں ہو, ستمبر میں ہو, جون جولائی کا تو نہیں, لیکن اگست ستمبر اکتوبر کسی بھی مہینے میں, جس گرمی ہو کہ میں ہی ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائیں. دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتے ہیں. تو یہ بہرحال کہہ لیں کہ تازہ ترین صورتحال ہے, اور خبریں ہیں کہ الیکشن کی بھرپور تیاری ہے, اور پارٹیاں اس وقت آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ, انالیسس, ساری چیزوں پہ بڑی تیزی کی طرف اس سائٹ پہ موو ہو رہی. جی رن سر. خواتین و حضرات, عمران خان صاحب کے یو ٹرن اب مزید سپیڈ پکڑتے چلے جا رہے ہیں. وہ اپنے بیانیے میں بہت تیزی سے تبدیلیاں لا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ورکرز کو کہا ہے کہ کل اگر ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ احتجاج نہیں کریں گے. یہ ان کو کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ وہ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کے پچھلے اریسٹ پر, وہ تو ان کے ورکر ہی نہیں ہیں. اور اگر وہ ان کے ورکر نہیں ہیں تو جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ اپلیکیشن کیوں دی ہے کہ ان کو آرمی ایکٹ کے نیچے چارج نہ کیا جائے؟ خان صاحب یا تو بہت تیز ہیں یا پھر باقی لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. خان صاحب ابھی بھی پاکستان آرمی مخالف بیانیے کو انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے الیکشن کی, حکومت نے بھرپور تیاری شروع کر دی ہے الیکشن کی, اور امید یہی ہے کہ اگلے چند دنوں کے مہمان ہیں وزیر اعظم. یہ میرا ایک ذاتی انالیسز ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میری ایک یہ پریڈکشن ہے, کیونکہ جس طریقے سے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات چیت کر رہے ہیں, جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لسٹیں مانگ لی ہیں ان لوگوں کی تاکہ
جنہوں نے الیکشن کروانا ہے تاکہ ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا جا سکے. اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی اپنے ایم این اے ایم پی ایس کی جن کو ٹکٹ دینا ہے ان کی لسٹوں کو ریفریش کرنا شروع کر دیا ہے. سو یہ ایکٹیویٹی ایک لحاظ سے تو پازیٹیو بھی ہے کہ پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال ہے. ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا جو کہ بہت بری خبر ہے. اللہ تعالی ہمارے سیاستدانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ اپنے ان ذاتی عزائم کو چھوڑ کر ملک کا بھی سوچیں, ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کا بھی سوچیں, اور آپس میں بیٹھ کر کسی میک بریک پر پہنچ جائیں تاکہ یہ جو انریسٹ ہے پاکستان میں پولیٹیکل یہ ختم ہو جائے. میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.